of Samarthya classes. I welcome you all in today's lecture. आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दरअसल जो पिछले दो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा। किस किस के बारे में थ्योरी पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखा, है ना। उसमें 3-4 पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स थे जिन्हें मैं बोला था कि आप लोग याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। याद है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा, बार मैग्नेट की वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर रहते हैं, हर साल रहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वहां से कर लेता हूँ। बोर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करके 1-2 बार उसको बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, अभी एक बार देख लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए मैं बताता हूँ अब। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गिवन डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। यानी ये जो लाइंस बनाए हुए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए हुए हैं। इसमें पूछा गया कि इससे आप क्या समझ रहे हो, है ना। ये अगर आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक गुच्छा बना दिया गया तो इससे आप क्या समझते हो, है ना। ये यहाँ पे हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार देखिए, अगर आपके पास नोट्स है तो एक बार उसको पलटिए, फिर वहां से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने 2 पॉइंट वहां पे बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। टेंजेंट किसको कहते हैं? एक पॉइंट से टच करता हुआ। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप बनाइएगा, इसका टेंजेंट क्या होगा, इसी के अलॉन्ग होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लीजिए, सबका डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसको। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सबका देखिए डायरेक्शन उस साइड है, और उस साइड हम लोग क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अगर सबका डायरेक्शन एक ही तरफ ईस्ट की तरफ है तो हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट, है ना। डायरेक्शन सबका क्या है, कांस्टेंट है सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, अब देखिए कोई भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन पे तो हम लोग बहुत जल्दी बात कर लें। अब मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। ठीक है, कि क्या हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग है ना। तो लेट्स टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, है ना। 2 पॉइंट ले लिए A और B। ठीक है, अब आप ही लोग बताइए कहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, मैं लिखवाया था वहां पे, 3rd या 4th प्रॉपर्टी था, याद नहीं आ रहा मुझे, कि जहां पर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है ना। मतलब द मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन वॉल्यूम, द मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैं ये लिखवाया था प्रॉपर्टी आपको इस तरह का। अब यहां पर देखिए, दोनों पॉइंट को देखिए, तो एक ये सेक्शन उठा लीजिए आप, और एक ये सेक्शन उठा लीजिए। ठीक है, दोनों क्या है, प्लेन टाइप का मैं बना दिया हूं। दोनों क्या है बाबू, सेम वॉल्यूम का दिख रहा है ना। तो दोनों में देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बराबर ही जा रहे हैं, है ना, बराबर जा रहे हैं और एकदम यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है ना, यूनिफॉर्म स्पेस पे है। यहाँ पे जितनी दूरी उतनी दूरी उतनी दूरी उतनी दूरी उतनी दूरी उतनी ही दूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे क्या है, सेम ही है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस इन ए गिवन वॉल्यूम। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बाबू, कांस्टेंट है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, सीधे सारे शब्दों में, कि जब कोई भी क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं वो पूरा क्वांटिटी ही कांस्टेंट है ना। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है।
अब देखिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, याद कीजिए जैसे 9th क्लास में जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो याद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते थे हम लोग, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता था तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते थे। उसी तरह जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है तो बाबू ऐसे में इसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन का आई थिंक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रेफर कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए ये, लेवल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑन विच कंपास लाइज, है ना। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि ये कंपास है, याद है कंपास में जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। बेसिकली जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो वो क्या होता है, हिलता है, ठीक है। तो ये हिलेगा, है ना, लेकिन हिल के कहां पे स्टेबल हो गया, इस डायरेक्शन में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेबल हो गया। तो पूछा है यहाँ पर कि ये मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट है और ये कंपास है, तो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरफ होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। और साथ साथ पूछा गया है कि इसका जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल निकाल लिए तो फिर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना के दिखाइए, ड्रॉ करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कहां से रेफर करना चाहिए, मैं लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर में बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, उसको रेफर कीजिए आप लोग अपने नोट्स में, एकदम आंसर मिल जाएगा सामने आपको। तो इस तरफ इसका एरो है ना, इस तरफ इसका एरो है, इट मींस दैट व्हाट, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से जाएगी। समझ में आ रहा है ये? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से जा रही है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ओरिजिनेट तो मैग्नेट से ही हुआ होगा, तो इसका मतलब मैग्नेट से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड निकली होगी, ऐसे करके जा रही होगी। समझ में आ रहा है ये चीज, ऐसे करके निकली होगी। अब बताओ ऐसे करके बाबू जब निकलती है जिस पोल से, वो पोल कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है। तो ये बाबू क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अब ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, साउथ होगा। बस अब डायग्राम बना दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, नॉर्थ पोल से निकला फिर साउथ पोल में एंट्री मारेगा। तो ऐसे करके समझ में आ रहा है। हर जगह है ना, क्या कहता है, कंपास नीडल यहाँ पे रखा जाएगा तो किधर डायरेक्शन शो करेगा, इधर शो करेगा, यहाँ पे ऐसे शो करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे शो करेगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आप लोग से बन गया होगा ये सब क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है ना, इसको करते हैं हम लोग। ये भी बेसिकली बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पे है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग डायग्राम्स show the field lines between poles of the magnet, identify the poles A, B, C, D, E and F। मतलब ये जो डायग्राम बने हैं ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ बात हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम बने हुए आपके सामने, है ना। बताना है कि ये A, B, C, D, E, F जो मैं लिखा हूं ये कौन सा पोल है। दो ही तरह के तो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। तो वही आइडेंटिफाई करना है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर नॉर्थ पोल एक अलग से तो नहीं हो सकता, या साउथ पोल एक अलग से तो नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर साउथ पोल है तो इसको अलग से तो नहीं बना सकते। बिल्कुल आप सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से इमेजिनरी नॉर्थ पोल एक का टुकड़ा बना दिया गया। ऐसा समझिए कि यहाँ पे भी, है ना, ये बड़ा सा होगा, इधर अगर साउथ पोल है तो इधर पक्का नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ तो क्वेश्चन से तो बाबू लड़ना नहीं है, उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ी देख ले कि ये, है ना, मोनोपोल है, यानी नॉर्थ पोल अकेला है या साउथ पोल अकेला है, ठीक है। हमको बस उसके प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है ना। प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूछने जज करना चाह रहे हैं हम लोगों को क्वेश्चन वाला, है ना, तो उस पर उतना नहीं जाना। चलिए सोचते हैं। पहला डायग्राम में देखिए, ए से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, बी से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। कौन से पोल से ना बाहर जाती है, इसको लगता है नॉर्थ पोल से। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ, है ना। आप लोग भी सोच पा रहे होंगे, ठीक है। तो ए से भी बाहर गई, बी से भी बाहर गई, इसका मतलब पक्का ए और बी के कौन सा पोल है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए क्या है बाबू, नॉर्थ पोल है, और बी भी क्या है, नॉर्थ पोल है। कोई दिक्कत? सेकंड देखिए, चुटकी में बन जाएगा आपसे अब तो, है ना। सी और डी दोनों में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए आती कहाँ है, साउथ पोल में आती है, बार मैग्नेट में, है ना। तो आ रही है ऐसे, सी में भी आ रही है, डी में भी आ रही है। तो सी और डी दोनों कौन सा मैग्नेट है ना, कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। बिल्कुल सही।
ई और एफ, इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या? हाँ सही है, ठीक है। ई और एफ क्या होगा? ई से निकल रही है, एफ में आ रही है, जल्दी से आंसर सोच लीजिए। आई थिंक आप लोग सोच लिए होंगे, है ना। नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंट्री मारती है ना। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। मैग्नीफाइड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंट्री मारती है, ठीक है। तो ई बाबू क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा, है ना। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, इससे हार्ड क्वेश्चन इसमें रहेंगे भी नहीं इस टॉपिक तक, है ना, इस टॉपिक तक। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग जल्दी से इससे नोट कर लीजिए, फेयर कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वायर स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। हाँ तो बच्चों अब हम लोग वायर स्टेट्स एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग याद कीजिए टॉपिक का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों को बता चुका था कि इलेक्ट्रिक करंट इस टॉपिक में क्या प्रोड्यूस करिए? मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करिए। जैसे याद है पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में क्या प्रोड्यूस करती थी इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट, है ना, याद होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। उसी तरह से है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। अब देखिए एक चीज सोचिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग माना जाता था, मैग्नेटिक फील्ड अलग माना जाता था। इस टॉपिक के आने के बाद दोनों है ना चैप्टर कंबाइंड हो गए और एक नया चैप्टर का जन्म हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेजुएशन से थोड़ा सा आगे जाना होगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत हायर लेवल पे। उसके बाद आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। अब दोनों को कंबाइन करना होता है। इनफैक्ट 12th क्लास में हल्का सा उसका जिक्र आ जाएगा, 12th क्लास में ही आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग, है ना, बात की बात है वो सब। पहले हम लोग देखते हैं कि ये आया कहां से, है ना, किस साइंटिस्ट ने लाया। तो बेसिकली एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने कर रहा था, है ना, वायर साबिल कर रहे थे। देखिए कर क्या रहे थे, वो करना क्या चाह रहे थे, देखते हैं यहाँ पर। एक उन्होंने वायर लिया ना जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रही है, मान लीजिए ये वायर है ना, बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच विच है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट बह रही है। मैं अगर पूछूं कि इस वायर में नेट चार्ज क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक वायर, आपका आंसर क्या होगा? सोच के बोलिए। नेट चार्ज बाबू 0 है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे नेट चार्ज निगेटिव होगा, नहीं, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव होता है ना। तो है ना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के बहने की वजह से होता है, इसलिए है ना नेट चार्ज इस पे वायर पे निगेटिव होना चाहिए। बाबू नहीं, है ना, नेट चार्ज क्या है इसमें? 0 है। बेसिकली ये वायर एटम्स के बने हुए है ना, बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, एटम्स के बने हुए हैं। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जानते हो आप लोग, है ना, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो जब एटम ही पूरा न्यूट्रल होता है तो ये पूरा वायर तो बहुत सारे एटम से बना हुआ है, क्या इसको आप चार्ज करते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो जितनी है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो माना कि स्थिर है, लेकिन है तो वहां पे, ठीक है, एटम के अंदर। तो है ना नेट चार्ज क्या होती है बाबू? वायर पे 0 होती है ना। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी में भी आप लोगों को समझाया था। तो ठीक है, नेट चार्ज वायर में 0 होती है। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पर एक वायर लिया, इसको हम लोगों ने मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और करंट निकलती कहां से है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से निकलती है। लेकिन तब निकलती है जब सर्किट क्लोज होती है ना। क्लोज सर्किट करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस स्विच को ऑन करना होगा। ऑन कैसे करते हैं उसका सिंबल याद है? बस डॉट लगा देते हैं यहाँ पर, तो स्विच क्या हो गया? ऑन हो चुका है। तो जब स्विच ऑन हो गया तो करंट यहाँ से बहेगी, लेट से आई करंट बह रही है, वो इस डायरेक्शन से होते हुए किस डायरेक्शन में जाएगी? ऊपर के डायरेक्शन में आई करंट जाएगी, ठीक है। लेट से कि इधर नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट जा रही है। अच्छा इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज 0 होता है। थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना, फील आने के लिए। बुक में भी इतना नहीं मिलेगा आप लोगों को 10th क्लास के लेवल पे। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। मैंने क्या किया, यहां पर एक चार्ज लग दिया, एक पॉजिटिव चार्ज लग दिया, है ना, Q0।
एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, इसको मैंने रेस्ट पे रखा, ठीक है, मैंने रेस्ट पे रखा, तो ये मूव नहीं कर रहा था। मैंने सोचा ठीक है, नहीं मूव करना चाहिए। क्यों नहीं मूव करना चाहिए? क्योंकि यहां नेट चार्ज 0 है, ठीक है। जब इसमें बाबू नेट चार्ज 0 है, ठीक है, और ये चार्ज रेस्ट पे, तो इस पे फोर्स, कूलम्स फोर्स लगेगी। कूलम्स फोर्स मानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स मैं बताया था ना, दो चार्ज रखिए तो फोर्स लगती है ना। जब दोनों पॉजिटिव चार्जेस होती हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये मैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं। तो एक तो नेट चार्ज ही 0 है, एक तरफ तो चार्ज ही नहीं है, तो ये मूव कहां से करेगी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और नहीं की। मैं खुश था, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं क्या किया, इसे एक वेलोसिटी v दे दिया, है ना। मतलब ये चार्ज को मैं थोड़ा सा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलवा दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी से, याद रखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट एक्सीलरेटेड, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये जाने लगा तो यहां गजब का काम हुआ, ये डिफ्लेक्ट की, ठीक है। और ये किधर डिफ्लेक्ट की मैं बताता हूं, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये इधर डिफ्लेक्ट कर गई, है ना, यानी ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगी, वेलोसिटी इधर दी, ये ऐसे करके जाने लगी। फिर मेरा दिमाग ठंडा कि अभी तो मैंने देखा था यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 था, इसको मूव करवाने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया क्या? अरे कहां से आएगा, ये तो अभी भी नेट चार्ज 0 है, और ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ही नहीं, है ना। एक फोर्स, एक चार्ज ही 0 है तो कहां से फोर्स लगेगा? ये बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह होता है, Gm1m2/r² होता है, यहाँ पे Kq1q2/r² होता है, ठीक है। तो इस पे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगी नहीं रही है, तो इसको तो, है ना, मतलब मूव कर रही है जिधर, उधर ही मूव करते रह जाना चाहिए कालांतर, हमेशा के लिए, सदियों तक। लेकिन फिर ये घूम क्यों गई? और घूमी इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स आया होगा तभी तो ये घूम पाई। आप लोग 9th क्लास में देखें कि फोर्स ही ये सब इफेक्ट पैदा कर सकता है। फिर मेरा दिमाग चलता, जरूर यहाँ कोई ना कोई फोर्स है, नया फोर्स है यहाँ पर, जिसे मैं अभी तक सोच नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो मुझे लगा कि जरूर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है, क्योंकि फोर्स दो चार ही होते हैं, है ना, जो मेजर फोर्स होते हैं। एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक वीक फोर्स होता है, ठीक है, या न्यूक्लियर फोर्स, उसको अभी साइड करिए अभी। तो ग्रेविटेशन फोर्स को तो मैं कंसीडर कर ही नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि मैं एक ही, है ना, तख्ते पे मैं, ना क्या कहते हैं, इसको कर रहा था एक तख्ते पे, ठीक है। तो फिर ये कहां से आ गया ये फोर्स, है ना। तब दिमाग में आया कि वो जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेट प्रोड्यूस किया करता था, वो अब की बार इस इलेक्ट्रिक करंट ने भी प्रोड्यूस करके दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि ये बेसिकली क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आ गई है, यानी इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। मैग्नेटिक फोर्स कहां से आया होगा? जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कहां से आएगा, है ना। तो पक्का इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है। उस मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज को जब कांस्टेंट वेलोसिटी v दिए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग गई। हाँ, लेकिन जब रेस्ट पे थी तो नहीं लगी थी, ठीक है। ये गौर करने वाला चीज है ना। जब वेलोसिटी दिए तभी लगी। छोड़िए, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट था, है ना। और स्टेट साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो चीज मैं बता देता हूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक्स ऑन द चार्ज, ठीक है। अब हम लोग को ये तो पढ़ना नहीं है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं था बेसिकली। और स्टेट का एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग हटके में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना। आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट अब हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया था एग्जैक्टली, है ना। उन्होंने ये सब चार्ज यूज नहीं उठा के किया था। अभी एक चार्ज थोड़ी ना मिलाएगा तोड़ ताड़ के। उन्होंने क्या किया था, अलग चीज किया था, हल्का सा, बस बेसिक सेटअप वही था। मैं बना देता हूँ। हाँ, समझते हैं। अब यहाँ उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में स्विच ऑफ था, कोई करंट नहीं चल रही थी, कोई करंट नहीं चल रही थी। तो ये मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होता है वो किस डायरेक्शन में शो करता है, नॉर्थ साउथ हमेशा शो करता है। तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। फिर जैसे ही स्विच ऑन हुआ, है ना, स्विच ऑन हुआ तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली, ऐसे करंट फ्लो की, साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो की।
तो उन्होंने देखा, और स्टेट साहब ने, लगभग 1820 की बात है ना, उन्होंने देखा कि ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, है ना, और किस तरफ डिफ्लेक्ट हुई ये आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो बेसिकली हुई थी इस तरफ डिफ्लेक्ट, ठीक है। ये फाइनल हो गया पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ नीडल। और ये क्या था बाबू, इनिशियल पोजीशन ऑफ नीडल। ठीक है, तो ऐसा हुआ यहां पर। तब उन्होंने है ना क्या कहता है, वही जो मैं है ना कंक्लूजन निकाला था, फिर ऑयस्टर साहब भी वही कंक्लूजन निकाले कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आप लोग समझ में आ गया। मैं बता दूं क्या ये इधर ही क्यों रिफ्लेक्ट की, इसका रूल क्या होता है। बेसिकली एक एम्पियर स्विमिंग रूल है ना, एम्पियर साहब ने एक रूल दिया है ना, अच्छा सा कहानी बना के। उन्होंने क्या कहा, एकदम सिंपल भाषा में है, ठीक है। 12th क्लास में तो इसमें आपको हाथ उठ घुमाना पड़ेगा तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एक आप लोगों के लेवल के लिए मैं एक रूल बता देता हूँ कि करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ तैरिए, स्विम कीजिए, है ना, एम्पियर स्विमिंग रूल नाम ही है इसका, ठीक है। स्विम कर रहे हैं आप, तो यहां पर आप तैर रहे हैं ऐसे करके, है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। आपका मतलब आपके पैर से करंट आना चाहिए और सर से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इधर स्विम कीजिएगा तो आपका जो लेफ्ट हैंड का जो डायरेक्शन होगा, है ना, ऐसे ऐसे स्विम कर रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाइएगा तो लेफ्ट आपका क्या होगा, इस साइड में आएगा लेफ्ट, तो इधर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है। फिर उन्होंने है ना, ऑयस्टर साहब ने उल्टा भी करंट किया। उल्टा करंट कैसे करोगे, बैटरी का टर्मिनल को चेंज करके, है ना, पॉजिटिव ऊपर कर दोगे, निगेटिव नीचे कर दोगे, तो करंट ऐसे जाएगी। तो जब उन्होंने करंट को उल्टा किया तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, उल्टा होगी। अब समझो करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसको चेंज करने के बाद करंट ऊपर से नीचे आ रही है, तो आप उल्टा स्विम करो, है ना, गिर जाएंगे, मैसेज दिखाएंगे आप लोगों को, तो ठीक है। मतलब सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर, पैर से करंट आएगी, सर से निकलेगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा, है ना, लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा, मतलब रिफ्लेक्शन उस साइड से होगा। इनफैक्ट बुक में से उधर ही शो करके दिखाता है ना, और करंट ऊपर से नीचे की तरफ दिखाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये डिफ्लेक्शन का, है ना। ये रूल चाहो तो आप लोग साइड रूल में लिख सकते हो, है ना, या नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ना है 10th क्लास में। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग, मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यही जो डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल है, यही है ना क्या कहता है, इस बात का पुख्ता सबूत है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल, है ना, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल व्हेन, या डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, from its original direction when it is placed in front of क्या, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर सोच दैट। बस कहानी लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये सब स्टेटमेंट लिखने के लिए बोलता है एग्जाम में कि ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कीजिए, तो आप पहले सेटअप एक्सप्लेन कर देना कि ये एक वोल्टेज लिए, है ना, बैटरी लिए, है, उसको स्विच से कनेक्ट किए, ये सब कर सकते हो। फिर कहानी जो मैं बोला हूं उसको लिखना होगा इंग्लिश के लैंग्वेज में, ठीक है। फिर उसके बाद डिफ्लेक्शन और ये फाइनल कंक्लूजन लिख देना है ना, फाइनल ये टच दे देना है। Deflection of compass needle from its original direction when it is placed in front of electric current carrying wire shows that electric current produces क्या, magnetic field around it। समझ में आ गया ये कंक्लूजन। तो ये था आपका ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसमें बस इतना ही है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि ये जैसे वायर था, है ना, एक कंडक्टर वायर में करंट फ्लो कर सकती है, तो हर अलग अलग तरीके के वायर में कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, है ना, ये सब अब हम लोग को पढ़ने वाला है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं।
ऐसा कहते हैं बाबू, वो जो नया टॉपिक है ना, नया टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जो कि अलग अलग शेप का होगा, वो हम लोग ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बड़ा हो चुका है ना, तो आप लोग इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सारे है ना पैटर्न को पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी एक पैटर्न पढ़ेंगे फिर 2 पैटर्न छूट जाएगा इस लेक्चर के बाद, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग, आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे इसको। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलते हैं।